नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बंगाल में इस बार ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाएंगी या फिर सत्ता के बाहर जाएंगी, ये सवाल बहुत अहम बन गया है। दूसरे दौर का मतदान कल होगा और इस मतदान के बाद ये तो साफ हो ही जाएगा कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। अगर वहाँ राजनीतिक दावेदारी की बात को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों कह चुके हैं कि 4 मई के बाद वो यहाँ बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। 4 मई को मतों की गिनती होगी और कल जिन 141 क्षेत्रों में 142 क्षेत्रों में मतदान है, उनमें से 123 सीटें पिछली बार ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस को मिली थी और इसलिए वो जबरदस्त बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और बीजेपी को काफ़ी पीछे धकेल दिया था। लेकिन अब क्या होगा? कई तरह की बातें, कई तरह की चीज़ें लंबे समय से बंगाल में चल रही हैं। आपको पता ही है कि SIR यानी मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर कितने विवाद हुए और करीब करीब 90 लाख मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। और जिन क्षेत्रों से मतदाता सूची से लोग हटाए गए हैं, उनमें ज़्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी। बहरहाल इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा, ये तो मतपत्रों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। मतपत्र नहीं, अब तो EVM मशीन होती है, यानी EVM मशीन की गिनती के साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात जो हवा में है वो ये कि बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी की है इस बार चुनाव जीतने की। पहले SIR के जरिए मतदाताओं के नाम काटे गए, इसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम भी शामिल हैं जिन्हें तृणमूल कांग्रेस का घनघोर समर्थक माना जाता है। उसके साथ साथ ऐसे क्षेत्रों में भी नाम काटे गए हैं जो तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। इनमें से ही एक सीट भवानीपुर है जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में नाम काटे गए। कुल 12,000 के करीब वोटों से ममता बनर्जी चुनाव जीती थी पिछला चुनाव, और अब करीब 45,000 वोटर जो हैं वो लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? ये मतदाता कौन थे? बहरहाल इसके बारे में साफ सफाई बहुत बार आ चुकी है। कुछ तो ये कहा गया कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके नाम कटे हैं, बहुत सारे लोग जो स्थायी रूप से इलाके को छोड़कर चले गए हैं उनके नाम कटे हैं, कुछ लोगों के नाम डुप्लीकेट थे उनके नाम कटे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे नाम कटे हैं जिनको संदेहास्पद श्रेणी में डाला गया था और आखिर तक भी करीब करीब 27,000 ऐसे मतदाताओं के बारे में फैसला नहीं हो पाया। हालांकि वो ट्रिब्यूनल काम कर रहा है और उसमें से करीब करीब 1,500 मतदाताओं को वोट देने की छूट मिली है, बाकी सारा नाम रह गया। तो ये कौन है? इनका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन बीजेपी ने जो इस बार तैयारी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि बंगाल में दादागिरी बहुत होती है। कुछ हद तक सही भी है। एक ज़माने में CPM के ज़माने में CPM के लोग दबदबा दिखाते थे, बाद में तृणमूल के ज़माने में तृणमूल ने दिखाना शुरू किया। उसके बाद अब जो दौर आया है उसमें बीजेपी का दबदबा देख सकते हैं और इसलिए बीजेपी ने इस बार बड़ी संख्या में बाहुबलियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। आपको मैं एक ग्राफिक्स के ज़रिए बताता हूं कि कितने उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं जो कि अपराधी छवि वाले नहीं, जिन पर अपराधों के आरोप हैं, मुकदमे चल रहे हैं। उस सूची को जरा देखिए।
ये जो आपके सामने है ये ADR की रिपोर्ट है, एक संस्था जो कि मतदाताओं जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में विश्लेषण करके बहुत तरह के डाटा, बहुत तरह के आंकड़े निकालती रहती है। कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, वो सारे आंकड़े हैं। लेकिन हम इसमें सिर्फ उन आंकड़ों पर आपको ध्यान दिला रहे हैं जो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी, और बीजेपी में ने 141 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस बार जो 142 सीटों पर मतदान होने जा रहा है उसमें 141 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और इसमें 102 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, और इनमें से भी 92 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप का मतलब आप समझ सकते हैं। तो यानी 141 में से 92 उम्मीदवार गंभीर आरोपों वाले हैं। तो इनकी दादागिरी या इनका बाहुबल कितना काम करेगा इसके बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर टीएमसी को देखें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 49 है। यानी टीएमसी के 142 उम्मीदवारों में से सिर्फ 49 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर अपराधों के आरोप हैं, और उनमें से 42 हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। बाकी लोगों पर भी है। 142 सीटों पर कांग्रेस भी लड़ रही है, उसमें 37 पर आपराधिक आरोप हैं, 30 पर गंभीर आरोप हैं। सीपीएम 100 सीटों पर है मैदान में, उसमें से 51 पर आरोप हैं जिनमें से 42 पर गंभीर आरोप हैं, और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, वो हैं, उन पर हम ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो वहाँ चुनाव अभियान चला रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने बार बार कहा कि बंगाल को अपराध से, बाहुबल से मुक्ति दिलाएंगे। ये समस्या तो है बंगाल में, बहुत लंबे समय से है। वो सिंडिकेट की बात हो, वसूली की बात हो, ये चीज़ें तो हैं वहाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी ने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, बाहुबलियों को टिकट दिया है या अपराधियों को टिकट दिया है, तो वो किस तरह से अपराध पर नियंत्रण करेंगे। हम टीएमसी ये कह सकती है कि हमारे यहाँ वो अल्पमत में होंगे, होने तो नहीं चाहिए, हम किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो हैं। कांग्रेस में भी हैं, सीपीएम में भी हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में बीजेपी ने ये दागी उम्मीदवारों को खड़ा किया है, वो एक बात तो बहुत साफ कर देता है कि बंगाल में जो ये क्रम चल रहा है सिंडिकेट का, चाहे वो मज़दूरों को रोज़गार दिलाने के नाम पर वसूली हो, क्षेत्र में दूसरे काम के नाम पर वसूली हो, यानी बंगाल में ये बात बहुत साफ तौर पे कही जाती है कि आप अगर मकान बना रहे हैं तो आपका मजदूर जो आएगा वो भी एक स्थानीय नेता तय करेगा, सत्तारूढ़ पार्टी का। अगर आप सीमेंट खरीदना चाहते हैं, पेंट कराना चाहते हैं, तो सारा वो स्थानीय नेता बताएगा कि आप कहाँ से खरीदें, और जाहिर सी बात है कि उसका कट होता है। और ये स्थानीय नेता का दबदबा क्यों चलता है? इसलिए कि स्थानीय अपराधी जो राजनीतिज्ञ हैं वो समर्थन देते हैं। तो ये परंपरा किस तरह से ख़त्म करेंगे, ये सोचने की बात है कि अगर एक बेहतर सरकार और एक स्वस्थ सरकार देने की बात आज बीजेपी कर रही है, तो क्या आधार है? क्या ये अपराधी, क्या ये 102 लोग, जाहिर सी बात है कि इनमें से बहुमत अगर जीत कर आएगा तभी बीजेपी सरकार बनाने की बात सोच सकती है। तो अगर 102 में से 60, 65, 70 भी अगर अपराधी जीत कर आते हैं, ख़ास तौर पे ये 92 जो गंभीर अपराधी हैं वो जीत कर आते हैं, तो कैसे एक स्वच्छ और साफ़ सुथरी सरकार देने की बात बीजेपी कर सकती है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। हम आज के इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि कमेंट सेक्शन में आकर के आप हमें बताइए कि आपकी क्या राय है। क्या इतने अपराधियों को टिकट देने के बाद कोई पार्टी साफ सुथरी सरकार की बात कर सकती है? क्या इसमें कोई धोखा नहीं है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ज़रूर बताइए।
इसके साथ साथ हमारा अनुरोध ये है कि हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक विशेष अनुरोध ये है कि सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से हमारे प्रोग्राम को देख सकें। और इन दिनों हम सत्य हिंदी में सदस्यता का अभियान भी चला रहे हैं, उससे भी जुड़ेंगे आप तो हमारी बड़ी मदद होगी। आपको मालूम है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बनाए रखना इस दौर में बहुत मुश्किल काम है, ख़ासतौर हमारी तरह के चैनल जिनको किसी भी व्यावसायिक घराने से कोई मदद नहीं मिलती या हम लेना नहीं चाहते, किसी राजनीतिक दल से हम कोई मदद नहीं लेते हैं, तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.